गुड मॉर्निंग क्लास। तो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर जब हमने टॉपिक्स को डिवाइडेशन हम कर चुके हैं और फर्स्ट टॉपिक जो था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपके पास था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसको हमने थियोरेटिकली डिस्कस किया, डायग्राम सारे देखे, डिफरेंट ग्राफ्स की हमने स्टडी की और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हमने बात की। अब एटम्स एंड न्यूक्लियाई के थोड़ा सा अंदर और हम चल रहे हैं, चैप्टर की डेप्थ में और जाने की कोशिश करेंगे। तो आज मैं बात करूंगा एटम के बारे में। एटम एंड न्यूक्लियाई इसका पार्ट होगा और यहां से हम एटम की बात करेंगे। तो एटम की जब भी बात आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जो चीज क्लिक करती है वो ये है कि सबसे छोटी चीज दुनिया में जो कुछ सबसे छोटा है वो एटम है। दुनिया में हर चीज जिस चीज से मिलकर बनी हुई है वो एटम है, यानी कि एक ऐसी चीज विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, यानी कि जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता, या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी पार्टिकल, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी सब्सटेंस इज नोन एज एटम। एटम सबसे छोटा होता है। बोलना बहुत आसान है, लेकिन इस चीज को प्रूव करना या इसकी स्टडी करना ये एक बहुत ही लंबी प्रोसेस रही है। डिफरेंट साइंटिस्ट हुए, अलग अलग दुनिया भर के लोगों ने इसके बारे में बात की, इसके बारे में स्टडी की, इसके बारे में डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए, तब जाकर हम एटम की उस पर्टिकुलर थ्योरी पे पहुंच पाए हैं जो कि हमारे लिए यूजफुल है, जिसकी हमें बात करनी है, जिसके ऊपर हमारे क्वेश्चंस आएंगे। तो कौन कौन हुआ, किन किन लोगों ने इसकी स्टडी में अपना अपना जो है पार्ट प्ले किया, अपना अपना योगदान दिया, उस चीज को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। थोड़ा सा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करते हुए पहले क्या हुआ था, कुछ गलत चीजें, कुछ गलत अजम्पशंस जो थी स्टार्टिंग में एटम की बात करते वक्त, उसको भी हम एक बार डिस्कस करेंगे। हालांकि नो डाउट वो गलत है, लेकिन उससे एक आपको एक आउटलाइन तैयार होगी कि अभी जो प्रेजेंट टाइम में हम एटम के स्ट्रक्चर की बात कर पाए हैं वहां किन किन चीजों को बदला गया है। यानी कि आज के 100 साल पहले, आज के 50 साल पहले क्या संभावनाएं मानी जाती थी, क्या वहां पे चीजें थी जो हम मानते थे कि ऐसा एटम होता होगा और वो नहीं होता है। तो क्यों उन चीजों को हमने नेगलेक्ट किया, उन चीजों को क्यों नहीं माना, क्या क्या कमियां थी। डिफरेंट मॉडल्स को हम स्टडी करेंगे, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की हम बात करेंगे, उनकी कमियों को हम एक एक करके देखेंगे और उनकी कमियों को दूर किसने किया, किस तरीके से किया, उस चीज की भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जब एटम की बात की जाती है तो स्टार्टिंग में जो नाम सबके मुंह पर आता है ये है थॉमसन। थॉमसन वो इंसान था जिसने एटम के बारे में सबसे पहले बात की और उसको दुनिया के सामने रखा। इट वाज थॉमसन। थॉमसन ने एटम को समझाने के लिए सहारा लिया प्लम पुडिंग मॉडल का। तो अपने प्लम पुडिंग मॉडल की हेल्प से थॉमसन ये बोलता है कि साहब एटम जो है वो उस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है जस्ट लाइक प्लम पुडिंग, यानी पुडिंग में जिस तरीके से प्लम होता है। लड्डू हमने देखा है, उसमें सूखे मेवे हम डाल देते हैं, काजू, बादाम, पिस्ता। तो एटम को थॉमसन ने उसी से कंपेयर किया। वो बोलता है कि स्फेरिकल जो है कोई एक कंस्ट्रक्शन होगा जिसके अंदर नेगेटिव चार्जेस, इस पूरे स्फीयर को इसने पॉजिटिव माना और इसके अंदर नेगेटिव चार्जेस ठीक उसी तरीके से अवेलेबल होते हैं जिस तरीके से पुडिंग में प्लम होता है। यानी कि लड्डू के अंदर जो सूखे मेवे हम डाल देते हैं, इसी को आप दूसरे एग्जांपल से और समझ सकते हैं इसके स्ट्रक्चर को, जिस तरीके से वाटरमेलन का स्ट्रक्चर होता है। वाटरमेलन में यानी कि तरबूज में जिस तरीके से रेड वाला पार्ट होता है, रेड वाले पार्ट को ये बोलता है कि दिस इज एटम, ये एटम है। और पूरे के पूरे तरबूज को एटम से उसने जो है कंपेयर किया। रेड वाले पार्ट को बोलता है पॉजिटिव, रेड वाला पार्ट है पॉजिटिव चार्ज, और बीज जो उसके होते हैं, ब्लैक कलर के जो बीज होते हैं, जो सीड्स होते हैं, उसको ये बोलता है नेगेटिव। 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर का इसका साइज जो है वो बताया गया, एटम का साइज बताया गया। तो ये स्ट्रक्चर बोला कि साहब अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज और अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज जो होने वाला है वो बराबर होगा। तो ये चीज क्यों मानी गई, क्योंकि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ना तो उस पर नेट पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव चार्ज होता है। ध्यान रहे, मैं इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की भी बात नहीं कर रहा हूं जो कि पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलकर एटम बना हुआ है, अभी मैं पूरे एटम की बात कर रहा हूं। एटम स्टेबल है,
न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल है दैट मींस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर होना चाहिए। तो थॉमसन बोलता है कि पॉजिटिव चार्ज, अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज और अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज जो है किसी भी एटम के लिए वो सेम होता है, ताकि एटम को न्यूट्रल रखा जा सके। दिक्कत कहां आई? क्यों इस एटॉमिक मॉडल को एक्सेप्ट नहीं किया गया, ये एक्सेप्टेबल नहीं था? उसका रीजन था, दो रीजन थे उसके बेसिकली, दोनों को मैं एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट वन इज स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रल होने के नेचर को ये नहीं समझा सका। अकॉर्डिंग टू दिस इट शुड बी ए कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, जो कि नहीं मिलता है। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम हमेशा जो है लीनियर होता है, वहां पे डिस्क्रीट आपको एक स्पेक्ट्रम मिलता है। उसके रीजन को ये एक्सप्लेन नहीं कर सका। साथ ही जो दूसरा रीजन था, ये अल्फा पार्टिकल के स्कैटरिंग को नहीं बता सका। स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग को इस मॉडल की हेल्प से एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। ये दो रीजन थे कि हमने इस मॉडल को नहीं माना, या प्रेजेंट टाइम में हम इस मॉडल को एक्सटेंडेड नहीं मानते हैं। फिर क्या? अगर मान लीजिए आपको किसी चीज को गलत प्रूव करना है, देन यू मस्ट हैव टू गिवन समथिंग विच इज राइट। आपको कुछ ना कुछ ऐसा देना पड़ेगा जो सही हो, या फिर सही ना भी हो तो आप कुछ ऐसा दें जो एक्सेप्टेबल हो। और ये देने का जो काम किया था, इट वाज द सेकंड पर्सन रदरफोर्ड, जिसके एक्सपेरिमेंट को बहुत 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 इंपॉर्टेंट माना जाता है। और ये भी माना जाता है कि अगर रदरफोर्ड का मॉडल ना होता, अगर रदरफोर्ड ना होता, तो शायद हम आज जहां तक स्टडी को पहुंचा चुके हैं, स्टडी को जहां तक लेके जा चुके हैं, वहां तक शायद नहीं पहुंच पाते। तो सेकंड जो साइंटिस्ट आया आफ्टर थॉमसन, इट वाज रदरफोर्ड। अब रदरफोर्ड ने क्या किया? रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया विच इज अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। इसके लिए रदरफोर्ड क्या करता है, उसको हम एक बार एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट को हम एक बार समझ लें। तो सबसे पहले आपके पास एक सोर्स होता है जो कि अल्फा पार्टिकल का सोर्स होता है। So we have first of all a source of alpha particle. अल्फा पार्टिकल का हमारे पास में एक सोर्स होगा। देन वी हैव अ कॉलीमेटर, जो कि इसको लीनियर फॉर्म में लाने का काम करेगा। यहां से अल्फा पार्टिकल जाता है और ये गोल्ड फॉइल से टकराता है। उसके बाद में ZNS की एक स्क्रीन हमारे पास में है। इस स्क्रीन पर एक रोटेटेबल डिटेक्टर लगा है। ये उसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट था। ZNS की प्लेट है हमारे पास में, ये गोल्ड फॉइल है जिसकी मोटाई लगभग 10⁻⁻8 मीटर है। और इसकी मोटाई इतना लेने का रीजन ये कि ये माना गया है कि इस गोल्ड फॉइल की जो थिकनेस है, उस थिकनेस के ऊपर एक टाइम पर एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो रह सकता है। एक टाइम पे वहां पे एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। अल्फा पार्टिकल को हम बॉम्बार्डमेंट करवाते हैं इस गोल्ड फॉइल के ऊपर, तो जो रिजल्ट्स आए वो काफी इंटरेस्टिंग थे। किस तरीके से इंटरेस्टिंग थे उनको हम एक बार डिस्कस करें।
सबसे पहले इस चीज को देख लें कि ZNS की जो हमने यहाँ पे एक स्क्रीन ले रखी है वो किस काम में आएगी। एक्चुअल में होता क्या है कि जब यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकलते हैं तो ये अल्फा पार्टिकल जाकर टकराएंगे ZNS स्क्रीन के साथ में। ZNS स्क्रीन से जैसे ये अल्फा पार्टिकल टकराते हैं वहां पे एक चमक जनरेट होगी, वहां पे एक इल्यूमिनेशन जनरेट होगा। तो जहां पर चमक प्रोड्यूस हो रही है उसकी हेल्प से यह पता लगाया जा सकता है कि अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद में कहां गए होंगे, किस जगह जाकर टकराए होंगे। तो रिजल्ट जो निकल के आया वो काफी चौंकाने वाला था। चौंकाने वाली बात एक क्या थी, सबसे पहले जो नॉर्मल चीजें थी उसको हम लिख देते हैं, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल डज नॉट डेविएट। मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो थे वो डेविएट नहीं हुए, अपने पाथ पर बने रहे विदाउट एनी स्कैटरिंग भी आप इसे लिख सकते हैं। उनकी कोई स्कैटरिंग वहां पे नहीं होगी। दूसरे हम बात करें इससे थोड़े से कम, देन एक्सेप्ट वन मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल are scattered at an angle लेस देन 1 डिग्री। बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल अगर डेविएट हुए हैं, अब मैं उन पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं जो डेविएशन हुए हैं, जिनकी स्कैटरिंग हुई है। सबसे पहले हमने कहा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो स्कैटर नहीं हुए हैं, यानी उनके पाथ में कोई डेविएशन नहीं हुआ है, वो सीधे सामने जाकर टकराए हैं। देन कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो स्कैटर हुए हैं, अपने पाथ से डेविएट हुए हैं, और उनका जो डेविएशन हुआ है वो काफी कम रहा है, लगभग 1 डिग्री से भी कम रहा है। मतलब यहां कहीं वो टकराए होंगे। दिस एंगल इज θ1 इज लेस देन 1 डिग्री। नाउ कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे, बहुत 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 कम अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो 90 डिग्री से ज्यादा के एंगल पे स्कैटर हुए। बहुत से अल्फा पार्टिकल्स ऐसे भी देखे गए जो इससे टकराने के बाद में 90 से ज्यादा पे स्कैटर हो गए। बहुत कम थे लेकिन ऐसे पार्टिकल्स। और अब सबसे खास बात, सिर्फ और सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल, जो रफ डेटा एक हमारे पास है कि लगभग 7000 अल्फा पार्टिकल्स में से एक, ऑलमोस्ट 1 in 7000, 7000 अल्फा पार्टिकल्स में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो कि अपने पाथ को रिट्रेस कर देता है। अपने ही पाथ को उसने रिट्रेस किया, यानी कि जिस पाथ पर वो आ रहा था उसी पाथ पर वो चला गया। ये पता कहां से लगेगा? डिटेक्टर आपने लगा हुआ है, रोटेटेबल डिटेक्टर आपने लगवाया हुआ है, इसकी हेल्प से हम इसको पता कर सकते हैं कि पार्टिकल्स का पाथ एक्चुअली क्या है। तो लगभग 7000 अल्फा पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल ऐसा है जो अपने पाथ को रिट्रेस करता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज थी, इंटरेस्टिंग फिनोमेना जो कि हुआ था रदरफोर्ड के सामने। इस बात को रदरफोर्ड ने किस तरीके से कंपेयर किया, वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। रदरफोर्ड बोलता है कि मेरे लिए उतनी ही मतलब मुझको चौंका देने वाली बात है कि लड़ाई चल रही है, लड़ाई के मैदान में एक साइड ने तोप का गोला चलाया हो और वो तोप का गोला दूसरी साइड पर एक कागज के टुकड़े से टकरा कर आया और चलाने वाले को उसने वापस से घायल कर दिया। समझिएगा इसकी हेल्प से या इस कोटेशन की मदद से रदरफोर्ड क्या बोलना चाहता है। आप देखें, गोल्ड फॉइल की जो विड्थ हमने ले रखी है, इट इज ऑलमोस्ट 10⁻⁸ मीटर। आप समझ सकते हैं इसका मतलब क्या होता है। अल्फा पार्टिकल बहुत भारी होता है। अगर आप बात करें अल्फा पार्टिकल होता क्या है, तो इट इज नथिंग बट द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। हीलियम का न्यूक्लियस होगा, वही अल्फा पार्टिकल होगा, मास इसका 4 टाइम्स होता है। तो अब देखें कितना भारी होगा। अगर हम बात करें 10⁻⁸ मीटर की हमारे पास में एक गोल्ड फॉइल है, उसके ऊपर एक अल्फा पार्टिकल जाता है और बिना उसको भेदे, बिना उसको छेद किए वापस अपने पाथ पर रिट्रेस हुआ। इसका मतलब कुछ तो ऐसा इंटरेस्टिंग हुआ है इस बीच। अब इसकी स्टडी जब की गई, रदरफोर्ड के दो जो हैं साथी थे, दो उसके साथ उसकी हेल्प करने वाले लेबोरेटरी में आप बोल सकते हैं उसी के स्टूडेंट थे, गाइगर और मार्सडन। इसका भी नाम आपको हो सकता है कहीं मिले। तो गाइगर और मार्सडन नथिंग बट 2 साइंटिस्ट हैं जो कि जिनने भी इस एक्सपेरिमेंट में उसकी हेल्प की थी। तो अब यहां से रिजल्ट्स क्या क्या निकाले, कंक्लूजन यहां पे क्या क्या निकले, ऑब्जर्वेशंस यहां पे क्या क्या निकली, उसको हम एक एक करके यहां पे लिख देते हैं। तो इन्हें मैं यहां से हटा देता हूं। सबसे पहले
कंक्लूजन्स की अगर हम बात करें तो वी हैव मैक्सिमम पार्ट ऑफ एन एटम इज हॉलो, ब्लैंक। तो बोलते हैं कि किसी भी एटम का जो मैक्सिमम पार्ट होगा वो ब्लैंक होगा, यानी वहां पे कोई चार्ज नहीं होगा। और बिल्कुल सही बात भी है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल थे वो सीधे निकल गए, यानी कि अपने पाथ से डेविएट नहीं हुए, यानी कि उनके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं किया होगा। यानी यहां से हम बोल सकते हैं कि ये बिल्कुल हॉलो रहा होगा। उसके बाद में जो दूसरी चीज यहाँ पे रदरफोर्ड मॉडल से हम बोल सकते हैं वो ये कि पॉजिटिव चार्ज जो होगा concentrated at a very small place of the radius of order of -15 मीटर। यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक सेंटर में वहां पे कहीं ना कहीं होता होगा, जो कि लगभग उसने जो कैलकुलेशन की वो थी कि 10⁻⁻15 मीटर रेडियस का एक स्फेरिकल, सॉलिड स्फेरिकल वहां पे माना गया है, जहां पे पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है और जिसे कि सेंट्रल कोर कहा जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा? सेंट्रल कोर, आप इसे बोल सकते हैं। तो इसे सेंट्रल कोर कहा जाएगा। नाउ आगे हम चलते हैं तो नेगेटिव चार्ज के बारे में क्या बोला गया? नेगेटिव चार्ज के बारे में ये बोलता है कि नेगेटिव चार्ज ठीक उसी तरीके से इसके चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा और अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज और अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज होंगे वो हमेशा बराबर रहेंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होगा वो प्लस प्रोटॉन्स पे जो चार्ज होगा वो, इलेक्ट्रॉन का अलग आप एडिशन कर दीजिए, प्रोटॉन का अलग आप एडिशन कर दीजिए, वो दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे। इलेक्ट्रॉन वाला नेगेटिव होता है, प्रोटॉन वाला पॉजिटिव होता है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और बदले में आपके पास जो चार्ज बचता है, जो नेट चार्ज निकल के आएगा किसी भी एटम के ऊपर, इट विल बी ऑलवेज जीरो, इट विल बी ऑलवेज न्यूट्रल। तो एटम जो होगा वो न्यूट्रल भी हो जाएगा। फिर से लिमिटेशंस, क्या क्या कमियां इसकी रही होगी कि पहली बात तो जो ये बोलता है कि साहब इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इसके चारों तरफ अवेलेबल होते हैं। चारों तरफ जो अवेलेबल होंगे तो इसका मतलब इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, और अगर चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं दैट मीन्स उनके ऊपर एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर लग रहा है यानी मैं बोल सकता हूं देयर इज अ चार्ज पार्टिकल विच इज एक्सेलरेटेड, मतलब कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल आपके पास है। और अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो हम बात करते हैं वो ये है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड है तो उससे एनर्जी निकलेगी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एनर्जी वहां पे निकलेगी। और अगर एनर्जी निकल रही है तो इसका मतलब जो चार्ज पार्टिकल है उसकी एनर्जी कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती जाएगी और फाइनली उस इलेक्ट्रॉन को उस सेंट्रल कोर जो कि पॉजिटिव चार्ज है, उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, उसके अंदर उसे आकर मिल जाना चाहिए। और अगर इलेक्ट्रॉन सेंट्रल कोर यानी कि प्रोटॉन में आकर मिल जाता है तो इलेक्ट्रॉन शुड बी अनस्टेबल, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन स्टेबल होता है। तो पहली चीज तो जो ये नहीं समझा सका रदरफोर्ड वो ये था कि स्टेबिलिटी कैसे होगी। अगर आप बोल रहे हैं कि वो घूमेगा चारों तरफ, इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन की चारों तरफ घूम रहे हैं और कंटिन्यूअसली अगर घूमेंगे तो वहां पे एनर्जी रिलीज करेगी, एनर्जी निकलेगी तो उसे अपने प्रोटॉन में मिल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस बात का एक्सप्लेनेशन वो नहीं दे पाया। दूसरी बात का जिसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया वो इसी पॉइंट से कहीं ना कहीं निकली कि एनर्जी अगर कंटिन्यूअसली रिलीज कर रहा है तो जो स्पेक्ट्रम हमने लिया है, स्पेक्ट्रम आप लेते हैं वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, लेकिन नहीं। हाइड्रोजन का जब हमने हाइड्रोजन एटम के लिए जब हम स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो डिस्क्रीट आपको मिलता है। वी आर गेटिंग अ डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम फॉर द हाइड्रोजन एटम। दैट मीन्स ये दूसरी चीज थी जिसको
रदरफोर्ड अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव नहीं कर पाया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया, समझा नहीं पाया। इन दो चीज़ों को भी हम लिख देते हैं कि लिमिटेशंस क्या क्या रही। द फर्स्ट लिमिटेशन वाज सेम, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम को नहीं बता पाया, और जैसा कि हमें पता है कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस आर the accelerated charged particles so path of electrons must be helical and yet atom should be अनस्टेबल। एटम जो है वो क्या होना चाहिए, अनस्टेबल होना चाहिए। इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि मान लीजिए यहां पे हमने सेंट्रल कोर बनाई है, सेंट्रल कोर आप बना देते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन है, कंटिन्यूसली जब ये एनर्जी को रिलीज करता है तो इसका जो सर्कुलर पाथ है उसकी रेडियस कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और फाइनली ये जो सेंट्रल कोर आप बना रहे हैं पॉजिटिव, जहाँ पे हमने प्रोटॉन को बताया है, वहाँ पे जाके मिल जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, और ऐसा नहीं हुआ, दैट मीन्स हम कुछ ना कुछ यहाँ पे गलत चीज़ मान के चल रहे हैं, यानी कि जो हमारा मॉडल हम दे रहे हैं इसमें कुछ ना कुछ कमी ज़रूर है। अब दो मॉडल हमारे पास में है, उनसे रिलेटेड कमियां हमारे पास में है, किन किन चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाए वो पॉइंट्स हमारे पास में है। अब बात की जाए इन कमियों को दूर कैसे किया गया, तो इन कमियों को दूर करने के लिए तीसरा आदमी जो आया सबसे इंपॉर्टेंट वो था नील्स बोर। तो अब हम बात करेंगे नील्स बोर के बारे में। ये आपने नोट किया होगा, इसे मैं यहां से रब कर देता हूं। नील्स बोर हाइपोथेसिस की अब हम बात करेंगे। नील्स बोर ने अब यहाँ पे कुछ हाइपोथेसिस, नील्स बोर की हाइपोथेसिस है, कुछ चीज़ें हैं, अजम्पशंस है जो कि नील्स बोर ने दी है, जो कि हमको एटम के स्ट्रक्चर को या एटॉमिक मॉडल को समझने में कुछ हेल्प करेंगे। यानी बोलिए आप कि सारा का सारा जो अब तक प्रॉब्लम्स थी उनका सॉल्यूशन हमें नील्स बोर दे चुका है, और राइट नाउ हम जो एटॉमिक स्ट्रक्चर मान के काम कर रहे हैं वो यही एटॉमिक स्ट्रक्चर है। क्या बोलता है नील्स बोर? पहली बात तो ध्यान रखें कि रदरफोर्ड ने जो अपना मॉडल दिया है उस मॉडल में कोई खासा चेंजेस नहीं किए हैं नील्स बोर ने। मॉडल लगभग वही रहेगा, कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें नई अजम्पशंस डाली गई है कि जी हाँ ऐसा होता होगा, और उसे वहां पे प्रूव भी किया गया है कि हाँ ऐसा ही होगा। क्या वो होगा, इसके लिए आपको पहले कुछ अजम्पशंस हैं जो कि नील्स बोर ने दी, उनको हम समझ लेते हैं। 3 अजम्पशंस यहां पे नील्स बोर देता है। द फर्स्ट वन इज सेंट्रल कोर पॉजिटिव है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स जिन पे कि खुद पर नेगेटिव चार्ज होता है वो इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि अगर इलेक्ट्रॉन्स प्लस के या
प्रोटॉन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, दैट मींस अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, देयर मस्ट बी सम सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट एन इंडिपेंडेंट फोर्स, इट इज अ फोर्स विच इज समहाउ प्रोवाइडेड बाय सम अदर बेसिक फोर्सेस। यहां पे मान लेता हूं इलेक्ट्रॉन है जो कि चक्कर लगा रहा है इस पे, इस डायरेक्शन में, तो यहां पर एक फोर्स लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स दिया जाता है हमेशा mv² अपॉन r से। यहां पे m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, r इज रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, तो सेंट्रीपिटल फोर्स mv² अपॉन r होता है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन प्रोवाइड कौन कराएगा? प्रोवाइड कराएगा इस इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज और सेंट्रल कोर यानी कि पॉजिटिव चार्ज के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि k(q1q2) अपॉन r² के बराबर होता है। तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा k(q1q2) अपॉन r², वी कैन राइट डाउन इट इक्वेशन नंबर 1, और ये होगा आपके पास में kZe, दैट इज चार्ज ऑन प्रोटॉन, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और ये होगा r² के बराबर। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी कैन से सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये होगा आपके पास में kZe² अपॉन r² इज इक्वल टू mv² अपॉन r। ये पहली बात है जो कि नील्स बोर बोलता है। देन उसके बाद में और कुछ चीजें जो हम डिस्कस करेंगे करके। नाउ इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर में जो है सर्कुलर ऑर्बिट्स में चक्कर लगाता है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन किन सर्कुलर ऑर्बिट्स में चक्कर लगाएगा? तो नील्स बोर बोलता है कि हर किसी सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड कोर के चारों तरफ चक्कर नहीं लगा सकता है। हर किसी यानी कि रैंडम से कहने का मतलब है हमारा कि किसी भी रैंडम सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कभी भी प्रोटॉन यानी कि सेंट्रल कोर के चारों तरफ चक्कर नहीं लगाएगा। कुछ स्पेशल यहाँ पे जो है ऑर्बिट्स होंगी जिन्हें कि स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहा जाता है। इसे हम इसे रब किए देता हूं मैं। तो देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि ये मान लेता हूं कि पॉजिटिवली चार्ज्ड कोर, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट रेडियस की सर्कुलर ऑर्बिट्स में चक्कर लगाता है। तो इन जिन ऑर्बिट्स में ये चक्कर लगा सकता है, दीज आर नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट कहलाती है जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। अब स्टेशनरी ऑर्बिट किन्हें कहा जाएगा, यानी कि ऑर्बिट्स का स्टेशनरी होना किस बात पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन जिन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम L जो है ये h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इट शुड बी n h/2π। तो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल अगर ये है, उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगा सकते हैं, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन किसी स्टेशनरी ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं तो वो कंटिन्यूअसली एनर्जी रिलीज नहीं करते हैं, ये बोला गया। तो अगर हम इस बात को मान लेते हैं तो mvr इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा nh/2π। इज दैट क्लियर? तो यहां से ये बोला गया कि इलेक्ट्रॉन केवल और केवल उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट्स में चक्कर लगाएंगे जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। सेकंड पॉइंट नोट करेंगे इसे। देन हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट बोला गया एनर्जी को रिलेट करने के लिए। अब एनर्जी को रिलेट करने के लिए हम क्या बोल सकते हैं, जो स्पेक्ट्रम है उसको भी तो हमें प्रूव करना है। तो स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेनेशन किस तरीके से दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखते हैं कि एनर्जी रिलीज कब होगी और एनर्जी को
मान लीजिए एनर्जी रिलीज कब होगी और एनर्जी एब्जॉर्ब कब होगी, हम इसे बोल सकते हैं। तो एनर्जी विल रिलीज और एब्जॉर्ब्ड only if a transaction of electron takes place from one stationary orbit to other stationary orbit। यानी कि एनर्जी रिलीज कब होगी, एब्जॉर्व कब होगी, तो एनर्जी का रिलीज और एब्जॉर्व केवल और केवल तब होगा जब इलेक्ट्रॉन एक स्टेशनरी ऑर्बिट से दूसरी स्टेशनरी ऑर्बिट में जा रहा है। अब कब तो एनर्जी रिलीज होगी और कब एब्जॉर्व होगी, तो हमने बता दिया एनर्जी में चेंजेस कब आएंगे। अब मान लीजिए ये आपने बोला हुआ है कि सेंट्रल कोर है, पॉजिटिवली चार्ज में इसको बना रहा हूं, यहां पे होती भी है। ये दो ऑर्बिट हमने बनाई, एक को मैं बोल देता हूं, नाम देता हूं 1 और एक को मैं नाम देता हूं 2। तो आप देखें जैसे जैसे हम दूर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप देखेंगे एनर्जी जो है वो बढ़ती जाती है। जैसे जैसे आप दूर जाएंगे एनर्जी बढ़ती जाती है, यानी कि E2 इज ग्रेटर देन E1 है। तो ध्यान दीजिएगा जब इलेक्ट्रॉन E2 से E1 में जाता है तो इस केस में एनर्जी विल बी रिलीज्ड, यानी कि जब अपर स्टेशनरी ऑर्बिट से लोअर स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है तो एनर्जी रिलीज की जाती है। यहां पे आप लिख दीजिएगा एनर्जी विल बी रिलीज्ड। कितनी एनर्जी रिलीज होती है उस चीज को भी हम आगे चल के बात करेंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन E1 से E2 में यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जाता है तो एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब्ड। एनर्जी का यहां पे एब्जॉर्प्शन होगा। कितनी कितनी एनर्जी रिलीज होगी, कितनी कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, उसको अभी हम आगे चल के देखेंगे जब हम किसी स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को डिस्कस करेंगे। कितनी एनर्जी होती है उसका हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अभी कुछ देर बाद आप लोग देखने वाले हैं। तो यहां तक नोट कीजिएगा। ये बात हुई तीनों जो हमारे पास में लोग आए हैं, तीन जो हमारे पास में थ्योरीज है। द फर्स्ट वन वाज ऑब्वियसली थॉमसन, सेकंड वन वाज रदरफोर्ड एंड थर्ड वन इज नील्स बोर। इन तीन लोगों ने अपना बहुत 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 इंपॉर्टेंट एक आप बोल सकते हैं कि पार्ट प्ले किया है एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए। और फाइनली जिस एटॉमिक स्ट्रक्चर पे हम पहुंचे हैं वो मैं एक बार उसको कंक्लूड किए देता हूं। ये होगा कि सेंट्रल पॉजिटिव होगा, सेंट्रल कोर जिसको बोला जाएगा 10⁻⁻15 मीटर के लगभग उसकी रेडियस होती है, स्फेरिकल होगा, जहां पे पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन्स अवेलेबल होंगे और इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ जो होंगे वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते रहेंगे। और इसी मॉडल को मानकर हम आगे पूरी मॉडर्न फिजिक्स की स्टडी को लेकर चलेंगे। क्लियर है? नोट कीजिए यहां तक। रेडियस ऑफ nth स्टेशनरी ऑर्बिट, nth स्टेशनरी ऑर्बिट की रेडियस के बारे में हम बात कर रहे हैं। कुछ फॉर्मूलेज यहाँ पे डिराइव होंगे तो आपसे ये एक्सपेक्टेड होगा कि आप उन फॉर्मूलाज को याद रखें, क्योंकि बहुत बार वो काम में आएंगे तो बार बार हम उन्हें डिराइव करने नहीं बैठेंगे। तो वी नो दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय mv²/r, where r is the radius of circular orbit in which electron is revolving, और ये प्रोवाइड किया जाता है k z²/r² से। 1r will be cancelled from other r and this r is what we are going to calculate। r is equal to निकल के आएगा k z²/mv² and we have from the relation mvr is equal to
NH upon 2 pi. So what we have V is equals to NH upon 2mVr. क्लियर? V की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए. V यहाँ पे नहीं आएगा, V की वैल्यू हम क्योंकि कैलकुलेट कर चुके हैं. सो व्हाट वी हैव V स्क्वायर इज इक्वल्स टू N स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर R स्क्वायर. इज दैट क्लियर? V की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दीजिए. फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव R इज इक्वल्स टू K ZE स्क्वायर अपॉन M. V स्क्वायर की वैल्यू रख रहा हूं मैं N स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन में जा रहा है 4m स्क्वायर R स्क्वायर. कैंसिल होने वाली टर्म्स को फिर से आप कैंसिल कर सकते हैं. तो वी हैव R स्क्वायर और यहाँ पे एक R से ये कैंसिल होगा. सो व्हाट वी हैव R इज इक्वल्स टू एक m से एक m भी ले जाइए N स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन 4 पाई. हमने यहाँ पे शायद नहीं लिखा है. जी हाँ, यहाँ पे पाई ध्यान रखिएगा, पाई आएगा. तो यहाँ पे भी ऊपर हमारे पास पाई बनेगा. व्यू N स्क्वायर स्क्वायर अपॉन 4 पाई K M Z E स्क्वायर. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ रेडियस. यहाँ पे देखें कौन कौन सी चीजें वेरी कर सकती हूँ, उसको अगर मैं अलग से लिखता हूँ तो वी हैव R इज इक्वल्स टू H स्क्वायर अपॉन 4 पाई KM E स्क्वायर और N स्क्वायर अपॉन Z जो है ये यहाँ पे वेरी कर सकते हैं. दिस पार्ट विल बी द कांस्टेंट. H यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, K आपके पास में कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है. M आपके पास कांस्टेंट है, दैट इज मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. और E यानी कि चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, ये भी हमारे पास में कांस्टेंट वैल्यू है. अगर आप यहाँ पे इन वैल्यूज को पुट करते हैं तो वी हैव एक चीज यहाँ पे जो आप ध्यान रखने के लिए लिख सकते हैं, रिलेशंस में काम आएगा. Rn इज प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर अपॉन Z. इज दैट क्लियर? ये इसके प्रोपोर्शनल यहाँ पे रिलेशन निकल के आता है. अब जब यहाँ पे एक और स्पेशल कंडीशन की बात की जाती है फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए अगर हम कैलकुलेट करें द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट भी आप लिख सकते हैं, यानी कि Z इज इक्वल्स टू 1. इट इज फॉर हाइड्रोजन एंड N इज इक्वल्स टू 1. अगर हम इसमें पुट करते हैं तो वी आर हैविंग R इज इक्वल्स टू H स्क्वायर अपॉन 4 पाई K M Z 4 पाई K M E स्क्वायर. Z और N स्क्वायर की वैल्यू को हम 1 रख चुके हैं. यू विल गेट 0.53 इंटू 10⁻⁻⁻ -10 meter. This will be the radius of first stationary orbit in case of hydrogen atom. तो इस चीज को आप ध्यान भी रख सकते हैं, अक्सर ये फॉर्मूला आपके पास में काम में आएगा. यहां से एक चीज और क्लियर है इस रिलेशन से कि जो डिफरेंट ऑर्बिट्स की रेडियस होती है, जैसे R1, R2, R3 की अगर हम बात करें, किसी भी एक सब्सटेंस की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो वो हमेशा किस रेशो में होगी? इट विल बी ऑलवेज 1:4:9. इट विल बी इन द रेशो ऑफ 1:4:9. क्यों? क्योंकि देखें Z को अगर आप कांस्टेंट कर देते तो अब N वेरी होगा. Z को लेट से मैं हाइड्रोजन के लिए 1 यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ, तो N यानी कि 1 का स्क्वायर दैट इज 1, फिर 2 का स्क्वायर यानी कि 4 और 3 का स्क्वायर यानी कि 9. 1:4:9 के रेशो में ये यहाँ पे क्वांटिटी जो है वो वेरी करेगी. नोट कीजिए इसे. देन हम बात करेंगे वेलोसिटी के बारे में, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होने वाली है. तो इसे यहां से मैं रब किए देता हूं. कुछ चीजें, कुछ रिलेशन जो हमारे बार बार काम में आएंगे उन्हें मैं यहां पे छोड़ रहा हूं, जो आगे रिलेशन में भी काम में आएगा, ताकि वैल्यू उठा के मैं उसमें जो है डाल सकूं. ये आर की वैल्यू को एक तो मैं छोड़ देता हूं. इज दैट क्लियर?
और एक यहाँ से ये v की वैल्यू को मैं छोड़ रहा हूँ। यहाँ पाई भी हुआ एक जो हमने मिस किया है। Is that clear? The second point is speed of electron in nth orbit. स्पीड हम कैसे निकाल सकते हैं? देखें, आपके पास में v है और आपके पास में r है। इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए, इसको इक्वेशन 2 बोल दीजिए, फ्रॉम 1 and 2। यहां से आप v बराबर बोलेंगे NH अपॉन 2m पाई r, और इस r की वैल्यू मैं यहां पे रख रहा हूं, तो ये होगा n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई k m z e स्क्वायर। कैंसिल होने वाले टर्म्स को कैंसिल कर दीजिए, तो कैंसिल क्या क्या हो रहा है? एक NH से एक NH यहाँ पे कैंसिल होगा, 2 से 2 टाइम्स कैंसिल होगा, पाई से पाई कैंसिल होगा, m से m कैंसिल होगा। इट विल बी 2k z स्क्वायर अपॉन NH। वी हैव स्पीड इन n ऑर्बिट इज इक्वल्स टू 2k ze स्क्वायर अपॉन NH। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ये यहाँ पे फॉर्मूला हम एक और डिराइव कर चुके हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें हाइड्रोजन के लिए, फिर से अगर आप हाइड्रोजन की बात करते हैं तो n इज इक्वल्स टू 1 और h इज इक्वल्स टू 1 अगर पुट करें, सबसे पहले तो हम बात करें फॉर हाइड्रोजन, तो आपको क्या पुट करना होगा? z इज इक्वल्स टू 1 पुट कर दीजिए, तो वी n इज इक्वल्स टू निकल के आएगा आपके पास 2k e स्क्वायर अपॉन NH। अब आप इसमें अगर n बराबर v1 पुट कर देते हैं, यानी कि वेलोसिटी इन फर्स्ट ऑर्बिट फॉर इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, इट विल बी लाइक दिस कि आपके पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, e आपके पास में चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 2 मतलब कांस्टेंट, h इज इक्वल्स टू यहाँ पे प्लाइंग कांस्टेंट, द वैल्यू यू आर गोइंग टू गेट इज 2.2 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से जो है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के या फिर सेंट्रल कोर के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। स्पीड भी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं। क्लियर है? नाउ इसी फॉर्मूले को जब और एक्सपेंड किया गया तो ये निकल के आया आपके c अपॉन 137 इंटू n के इक्विवेलेंट निकल के आता है। क्लियर है? एक इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट का 1 अपॉन 137 टाइम्स और मल्टीप्लाई में आप लीजिए n, यानी कि किस नंबर की ऑर्बिट की हम बात कर रहे हैं। इसको जब कैलकुलेशन की गई तो रिजल्ट जो है सारे इसी के अप्रॉक्स मिले, यानी कि वेलोसिटी का एक फॉर्मूला अगर लाइट की स्पीड में आपसे पूछ लिया जाता है तो ध्यान रखिएगा कि स्पीड ऑफ लाइट का n इंटू 137 1 अपॉन n इंटू 137 टाइम्स जो है स्पीड ऑफ लाइट निकल के आएगी। इज इट क्लियर? स्पीड के बाद में हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। फ्रीक्वेंसी यानी कि 1 सेकंड में कितने चक्कर लग रहे हैं। क्लियर है? तो बात करें फ्रीक्वेंसी की, इसे आपने नोट किया होगा, इसे यहां से रब किए देता हूं मैं, देन हम आगे मूव करेंगे। तो पहले मैं उन चीजों को लिख देता हूं जो 2 चीजें अभी तक हम कैलकुलेट कर चुके हैं। रेडियस हमने कैलकुलेट की और रेडियस आपके पास में निकल के आई थी, इट इज n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई k z 4 पाई स्क्वायर k m z स्क्वायर। इज दैट क्लियर? नाउ वेलोसिटी की जो वैल्यू आपने निकाली, इट इज 2 पाई k z स्क्वायर अपॉन NH। ओके, नाउ वेलोसिटी और रेडियस हमारे पास में है। टाइम पीरियड से आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। थर्ड पॉइंट जो मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं, इट इज फ्रीक्वेंसी, जिसे हम स्मॉल f से नोट करेंगे। एंड वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट द इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। एंड व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड इज 2 पाई r अपॉन v। r और v जैसा कि आप यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं,
तो फ्रीक्वेंसी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इट विल बी v अपॉन 2 पाई r। ओके, तो आप यहां पे क्या कीजिए, v की वैल्यू अब हम पुट कर देते हैं, r को एज इट इज रहने दें, क्योंकि r अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं, फॉर हाइड्रोजन r इज इक्वल्स टू 0.53 इंटू 10⁻10 मीटर, n इज इक्वल्स टू 1 की अगर हम बात करते हैं तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसकी वेलोसिटी की वैल्यू को आप जो है पुट कर दीजिए। वेलोसिटी भी शायद हमारे पास में है ऑलरेडी, तो आप देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 2 पाई के ZE स्क्वायर अपॉन NH। ये तो v की वैल्यू आपने पुट की, अपॉन में 2 पाई है और r पहले से है, तो 2 पाई से 2 पाई ले जाइए, आपके पास बचता है के ZE स्क्वायर अपॉन NH इंटू r। सभी वैल्यूज जब आप यहाँ पे पुट करते हैं, आप देखेंगे सारे के सारे कांस्टेंट है। हाइड्रोजन के लिए H भी आप 1 पुट कर सकते हैं, तो के ZE स्क्वायर अपॉन NH r आएगा, और यू हैव 6.57 इंटू 10 पावर 15 राउंड पर सेकंड, जो इसकी फ्रीक्वेंसी यहां पे निकल के आती है। आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट पॉइंट जो हम यहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं, इट विल बी नथिंग बट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट में अब हम यहाँ पे एनर्जी की अगर बात करें तो एनर्जी दो टाइप की होगी वही। फर्स्ट वन इज काइनेटिक एनर्जी, के ई से रिप्रेजेंट करेंगे, और सेकंड होगी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी, यू से जनरली से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी में कैसे निकाल सकता हूं, वी हैव mv स्क्वायर अपॉन r, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू के ZE स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। इससे ये कैंसिल होगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1/2, तो आपको हाफ mv स्क्वायर मिलेगा। दिस इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू के ZE स्क्वायर अपॉन 2r। इज दैट क्लियर? दिस विल बी द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। फिर पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी u इज इक्वल्स होता है के Q1 Q2 अपॉन r। तो वैल्यू रखें, के Q1 है आपके पास ZE प्लस में, ये है माइनस में E अपॉन R, सो वी हैव U इज इक्वल्स टू माइनस के ZE स्क्वायर अपॉन R। इक्वेशन 1 में आपके पास है काइनेटिक एनर्जी, इक्वेशन 2 में आपके पास है पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी किस तरीके से मैं निकाल सकता हूं उसकी अब हम बात करें। या आप लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू के ZE स्क्वायर अपॉन 2r एंड पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस के ZE स्क्वायर अपॉन r। एलसीएम लेंगे, यू विल गेट 2r इज द एलसीएम एंड वी हैव के ZE स्क्वायर माइनस 2k ZE स्क्वायर। वी हैव minus k ZE square upon 2r. This is the total energy of electron revolving around the nucleus, या फिर आप बोल सकते हैं इसे जो सेंट्रल कोर हमने बोली हुई, इसके चारों तरफ जब कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चक्कर लगाता है उसके लिए ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ पे दिक्कत क्या है कि n की फॉर्म में आपका फॉर्मूला नहीं आ रहा है। n की फॉर्म में फॉर्मूला इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि साहब r की वैल्यू आपने n की फॉर्म में नहीं लिखी हुई है। तो nth ऑर्बिट में एनर्जी निकालने के लिए आप r की जगह क्या पुट कर दीजिए, जो वैल्यू होती है r की बेसिक स्टैंडर्ड वैल्यू जो हमारे पास में है, दैट इज n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के m ZE स्क्वायर, उसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो थोड़ा सा यहाँ से मुझे रब करना होगा। टोटल एनर्जी मैं क्योंकि निकाल चुका हूँ, इसे यहां लिख देते हैं कि वी हैव टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस के ZE स्क्वायर अपॉन 2r। क्लियर? nth ऑर्बिट की निकालने के लिए r की वैल्यू आपको डालनी होगी,
अब आर क्या है हमारे पास में, एक बार देख लेते हैं। आर है आपके पास एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के एम जेड स्क्वायर। इज दैट क्लियर? बिल्कुल ठीक बात है। आर की जगह पुट कर दीजिए। सो वी हैव एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के जेड स्क्वायर अपॉन 2r, और आर की जगह मैं वैल्यू डाल रहा हूं एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर के एम जेड स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास में जो टर्म बनती है वी हैव 2 से 4 जाएगा 2 बार में, बाकी शायद कुछ खास कैंसिल हो नहीं रहा है, तो वी हैव इज को माइनस के जेड स्क्वायर E4 के भी स्क्वायर में बनेगा, जेड स्क्वायर E4 के भी स्क्वायर में बनेगा। वी हैव पाई इज ऑल्सो इन स्क्वायर एम। तो आपके पास में जो टर्म बनती है पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर E4 एम, पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर E4 एम अपॉन यू हैव एन स्क्वायर एच स्क्वायर। यहां से जो वेरिएबल्स हैं उनको हम एक बार फिर से अगर अलग करें तो आपको दिखेंगे वेरिएबल एक तो जेड स्क्वायर है और दूसरा आपके पास में एन स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म्स को फिर से मैं साथ साथ लेकर आ रहा हूं। वी माइनस के ई की पावर 4 के स्क्वायर पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। सो ये 2 भी है, 2 को हमने यहां पे मिस किया है। 2 के E4 के स्क्वायर पाई स्क्वायर एम, इनको एच स्क्वायर आएगा मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर। ये चीजें हमने यहां पे अब तक कैलकुलेट कर ली है। 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर E4। अब यहां से जो कॉन्स्टेंट्स हमने लग किए हैं इट विल बी अराउंड 21.76 इंटू 10⁻19। इट इज 21.76 इंटू 10⁻19 एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू यहां पे निकल के आती है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमने निकाल ली है। या आपके पास में एनर्जी जो निकल के आई है इट इज इन जूल इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर हम आपको इसको वैल्यू निकालनी है तो आप इसको 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 21.76 इंटू 10⁻19 एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻19। इट विल बी द वैल्यू ऑफ एनर्जी इन nth ऑर्बिट इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां पे जो वैल्यू आती है इट विल बी माइनस 13.6 एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये nth ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो हमने निकाल दी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के केस में भी निकल के आई है। अब अगर आप इसके लिए बात करते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए, यानी कि Z की वैल्यू को अगर आप फिक्स कर देते हैं फॉर Z इज इक्वल्स टू 1, द एनर्जी विल बी माइनस 13.6 मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर। आप इसे करेंगे तो अलग अलग शेल्स के लिए जो है यहाँ पे आपको एनर्जी की वैल्यू मिलती है। जेड इट इज यहाँ पे कुछ हमने शायद, जी हाँ, यहाँ पे एक हल्की सी मिस्टेक है, आप इसे करेक्शन कर लीजिएगा। इट इज नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर जो आपके पास ऊपर है, एन स्क्वायर हमारे पास नीचे है। इसमें आप देख लीजिएगा इट इज जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। इट इज ऑल्सो z square upon n square. Then further we have z square upon n square, and here also z square upon n square. Is it clear? तो z is equals to 1 अगर आप रखेंगे तो यहाँ आपके पास जो एनर्जी बनेगी तो माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? नोट करेंगे इसे।